बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इमरान खान के लिए सूरत हाल बिगड़ गई है और इस सूरत हाल के बिगाड़ने, मामलात के ख़राब करने और अपने लिए परेशान कुन सूरत हाल बनाने में इमरान खान का अपना रोल है। ये किस तरह है, ये मैं आपके सामने सब कुछ रख रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर अब धमकियाँ दे रहे हैं, बाकायदा वो कह रहे हैं अगली दफ़ा हम आएंगे असलहा लेके आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा था जस्टिस जमाल मंदुखेल को, और अगर ये जजेस का मामला ना होता, अगर ये जुडिशरी का मामला ना होता, अगर ये एहतराम मलहूज़ ख़ातिर ना होता, तो फिर जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई जवाब मिला और बिल्कुल जैसे लितर गीला करके मारने वाली बात है, ये वही वाली बात है कि छितर और लितर परेड जिस तरह से हुई है, उस जवाब में अगर ये मैं कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पे अगर ये जजेस का मामला ना होता तो इसी तरह का सोशल मीडिया पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए होते। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले 100 मसाजिद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और रमज़ान तक 29 रोज़े तक हमने 100 वाटर प्रोजेक्ट लगाने, अल्लाह के घर पे लगाने हैं, अल्लाह के घर के दरवाज़े पे लगाने हैं, बेआब इलाकों की मसाजिद में लगाने हैं, जहाँ पे नमाजी भी इस्तेमाल करें, रोज़ादार भी इस्तेमाल करें, कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल करें जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। बस आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। आइए मैं सबसे पहले ये अली अमीन गंडापुर की कुछ बातें आपको सुनवाता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा सूरत हाल क्या है। ये लीजिए कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लाभ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हर दफ़ा खुद भाग जाते हैं। ऐसा बेचारा मजबूर है उधर से, क्योंकि कभी ये बहाना मार के वहाँ पे भाग जाता है अपना खैबर पख्तूनख्वा हाउस, कभी ये बहाना करके कहता है जी मैं बुशरा बीबी को साथ ले आया, कभी ये बहाना करके वैसे ही पीछे भाग जाता है, कभी ये पंजाब में दाखिल भी नहीं हो पाता। लेकिन अब ये भड़कें क्यों मारता है? ये मजबूर है। अब ये हवेलिया में ख़िताब कर रहा था वर्कर से, और ये वर्कर्स के हाथों मजबूर है, इमरान खान के हाथों मजबूर है। सबको पता है ये ख़ुद कुछ भी नहीं करेगा, सबको पता है ये कितना बहादुर है, सबको पता है इसे वज़ीर आला किसने बनने दिया, किसने अभी तक कायम रखा हुआ है, और सबको पता है कि 2 घंटों में से वज़ीर आला से कौन फारिग कर सकता है। ये सबको मालूम है और बहुत अच्छे से मालूम है, इसको ख़ुद भी पता है। इन चीज़ों का नुकसान क्या होता है? जो वर्कर्स जिनके ऑलरेडी अपर चैम्बर फारिग है, वो शख्सियत परस्त वर्कर हैं, वो नुकसान ये होता है जो नुकसान पिछली दफ़ा हुआ है। यहाँ पे वो ख़ुद जैसे वो कह रहे हैं बंदे मारे गए, ज़ख्मी हुए, अभी तक लापता हैं, ये है वो है, फिर चीखते हैं जनाब के पख्तूनों को तंग किया जा रहा है इस्लामाबाद में। फिर ये ऐसे लोगों को कोई नहीं पकड़ता। अब ये देखें, मैं आपको अगला क्लिप सुनाने लगा हूँ, इससे बड़ी बगावत हो सकती है। ये ज़रा आप सुन लेना पहले। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूँ, मैं रेंजर्स को बता रहा हूँ, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूँ कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क में लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्थों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने ये साहब हैं जो कि जिस तरीके की बगावत करवाने की कोशिश की, हमने देखा इसी तरह की बगावत शहबाज गिल ने एयर वाइपर कराने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया था, जिसके बाद उनको दमा हो गया था। ये अली अमीन साहब
اگر کوئی عام، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عام شہری، اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی کو بغاوت کرے، اگر میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے اس طرح کی بغاوت کو، اس طرح کا اکساؤں فورسز کے لوگوں کو، یونیفارمڈ لوگوں کو میں اکساؤں اپنی اس کمانڈ کے خلاف، اس کے آرڈر کے خلاف، اس ڈسپلن کے خلاف، تو میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کسی عام بندے کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر قتل کے کیسز ہیں، جس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس کے اوپر ریپ تک کے کیسز ہیں، اس علی امین پر۔ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ بنوایا، اس کے اوپر کیسز تھے، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان کینٹ میں چھپا ہوا تھا۔ آخر کینٹ میں اس کو واپڈا والوں نے تو نہیں چھپایا تھا، اس کو جس نے بھی چھپایا تھا آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کینٹ میں کون چھپاتا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسے لوگ لے آتے تھے، اس پہ کمپین کراتے تھے، اور الیکشن کے آخری 2 دن تو بالکل اسے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، آخری بلکہ پورا آخری 1 ہفتہ۔ تو یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح کا، یہ کیوں اس طرح سے کرواتے ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ عمران خان کو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، عمران خان کو بھی خوش کر رہا ہے، اور جناب اس طریقے سے جو ہے نا یہ صورتحال ہے۔ میں پہلے اس خط میں آؤں گا، بہت ہی دلچسپ خط ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا جسٹس جمال مندوخیل کو۔ کیوں؟ پہلے تو انہوں نے ایک خط، آپ کو پتہ ہے بلکہ 2 خط لکھے تھے غالباً، اگر 3 نہیں لکھے تو 2 تو ضرور لکھے تھے، مجھے یاد ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ خط لکھے تھے، لیکن اب یہ خط جسٹس جمال مندوخیل کو لکھا کہ وہ جسٹس جمال مندوخیل کے زیر سربراہی ایک کمیٹی بنی جس نے کمیشن کے لیے رولز بنانے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ خط لکھا جسٹس جمال مندوخیل کو کہ جب تک کمیشن کے لیے رولز نہیں بنائے جاتے تب تک اس کا اجلاس یا ججوں کی اپوائنٹمنٹ یا یہ وہ والا کام نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں لکھی تھیں کہ ایگزیکٹو کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو چکی ہے، اب سیاسی جج جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایک مختصر سا جواب دیا ہے، اور اس جواب میں کیا بات ہے، انہوں نے کیا کیا، جسٹس صاحب کو، اپنے سینئر کو کیا یاد دلا دیا۔ انہوں نے لکھا کہ 26ویں ترمیم عدالت میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جسٹس مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ کا جوابی خط: ججز تعیناتی کے رولز تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا اور کہا، میں 26ویں آئینی ترمیم پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ یاد رکھیں، کمیٹی کا کام صرف رولز کی سفارشات مرتب کر کے کمیشن کے سامنے رکھنا ہے، انہیں مسترد یا منظور کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کا ہے۔ آپ کو مشورہ ہے ہائی کورٹس میں ججز تعیناتی کے لیے نام رولز منظوری کے بعد تجویز کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ کا 12 دسمبر کو خط لکھا گیا خط مجھے موصول ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ آئین کے مطابق رولز بنانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کا ہے۔ کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا۔ 6 دسمبر کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں متفقہ طور پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رولز کا ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی۔ اٹارنی جنرل منصور امان، علی ظفر، فاروق ایچ نائک اور اختر حسین کمیٹی کے ممبران نامزد ہوئے۔ کمیٹی کے 2 اجلاس پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ آپ کی جانب سے تجویز کردہ بہت سی سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ مجوزہ ڈرافٹ میں آپ کے خط ارسال کرنے سے قبل ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔
रूल्स मेकिंग कमेटी का अगला इजलास 16 दिसंबर को होगा, जिसमें यकीनी तौर पर आपकी तजावीज़ पर गौर करेंगे। मुकर्रर मुद्दत तक आपकी मज़ीद तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है जुडिशल कमीशन का हर मेंबर रूल्स के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेगा। याद रखें, कमेटी का काम सिर्फ रूल्स की सिफारिशात मुरतब करके कमीशन के सामने रखना है। जुडिशल कमीशन रूल्स को मंजूर करने, तरमीम करने या उन्हें मुस्तरद करने का अख्तियार रखता है। अब ये जो बात लिखी है ना अगली, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने ख़त के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह को, ये काबिल गौर है। मुझे इल्म हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए हैं। मेरा मशवरा है आप अपने उम्मीदवारों के नाम रूल्स की मंजूरी के बाद तजवीज़ करें। सर, आपने अपने वो नाम तो तजवीज़ कर दिए कि ये मेरे बंदे भी लगा दो, समझ आ गई है। और उधर से आप ख़त लिख रहे हैं कि जब तक रूल्स नहीं बनते इतने तक कमीशन का इजलास भी ना कराया जाए। अगर कमीशन का इजलास कराना या बुलाना हराम है तो फिर आपने अपने बंदों के नाम क्यों दे दिए? क्योंकि नए रूल्स के मुताबिक आइन में ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, इसके मुताबिक जितने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं वो अपने अपने नाम तजवीज़ कर सकते हैं और उन्होंने भी किए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, तो उन्होंने अपने नाम भी तजवीज़ किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के लिए, इसी तरीके से हर हाई कोर्ट के लिए उन्होंने अपने नाम तजवीज़ किए हैं। ठीक है ना? ये मतलब ये बंदा, इसको मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, इसको भी लगा दो, समझ आ गई है? तो सर, जब आप कमीशन के इजलास को ही नाजायज़ समझते हैं और गलत समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं, तो आपने फिर अपने नाम क्यों तजवीज़ किए हैं? आपने बंदे तो अपने दे दिए हैं कि ये मेरे बंदे हैं, ये लगाने चाहिए। ये अगर कोई और इस तरह का कोई मामला होता ना, वो कहते कि जनाब ये तो मुबैना तौर पर मुनाफ़कत है, लेकिन अब यहाँ पे एहतराम का ताल्लुक़ है, जुडिशरी का मामला है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो तो आपको तौहीन अदालत के नोटिस आ जाएंगे। ये क्या सूरत हाल है? आप नाम दे रहे हैं और आप इसमें आ जाइए भाई वो मेन स्टोरी पर। और मेन स्टोरी ये है कि हालात मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं। इस मामलात के बिगाड़ने में इमरान खान का अपना रोल है। रियासत का मूड क्या है बड़ा वाज़ेह हो चुका है। अभी कल की बात है कि जज अबुल हसनात ने 81 बंदों को रिहा किया। 81 बंदों को, इकट्ठे लाट को पूरे को रिहा कर दिया। वो जो पकड़े गए थे 26 नवंबर को, ठीक हो गया ना, 27 नवंबर को वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर डी चौक वाले एहतजाज में आए या जिस तरीके से, ये बात भी मैं बताता चलूँ कि कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ लोग शिकवा कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो इसको स्क्रूटनाइज़ कर रहे होंगे एजेंसीज़ इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, कि कोई बेगुनाह न जाए। कुछ अगर हैं तो वो डेफिनेटली वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन 129 बंदा पकड़ा जाए और 81 पहली ही लाट में खैर से जज साहब फारिग कर दें, मुझे तो लगता है, मैं इंतहाई माज़रत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, कि शायद जज अबुल हसनात साहब को कहीं ये गुस्सा तो नहीं था कि मेरा नाम वहाँ पे तजवीज़ नहीं किया गया। मैंने पढ़ा तो नहीं है, गालिबन इनका नाम तो था तो नहीं, अच्छा चलें, तो कहीं ये गुस्सा तो नहीं था कि मेरा नाम हाई कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए क्यों तजवीज़ नहीं किया गया। और उन्होंने माशाल्लाह इकट्ठे ही 81 बंदों को छोड़ दिया। 41 को कहा है कि इनको जुडिशल कर दें और 81 को, और जैसे ही वो बाहर आए, और साथ उन्होंने ये भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर इनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो मैं पुलिस वालों को अदालत के अंदर हथकड़ियाँ लगवा दूंगा। अब मैं हैरान हूँ आजकल हो क्या रहा है, मतलब बड़ी अजीब व गरीब सी एक सूरत हाल है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जजेस एक फ़ैसला देते हैं और उस फ़ैसले पर मुबैना तौर पर कुछ सियासी रिमार्क्स दे देते हैं, मुबैना तौर पर कुछ ऐसे रिमार्क्स देते हैं जो उनके वक़ार के ख़िलाफ़ होते हैं, उनके स्टेटस के, उनकी हैसियत से वो रिमार्क्स सूटेबल नहीं होते, वो सूट नहीं कर रहे होते। अब ये कहना कि जी आपने अगर इनको दोबारा गिरफ़्तार किया तो मैं पुलिस वालों को इधर हथकड़ी लगवा दूंगा, ये अजीब, कुछ सालों से या कुछ महीनों से ये अजीब व गरीब सी कोई सूरत हाल चल पड़ी है, मुझे समझ नहीं आती। और उन्होंने वो बाहर निकले तो उन्होंने
जा के फिर फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया। अब आप बुलाएं पुलिस वालों को और हथकड़ियाँ लगवाएं आईजी को। भाई इस तरह से जो आपका काम ही नहीं, आपका काम था, आपने वो फ़ैसला दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर उन्होंने गिरफ़्तार किया तो उनको बुलाएं, भाई क्यों गिरफ़्तार किया? वो कहेंगे किसी और मुकदमे में किया। अगर उसी में किया है या किसी ने कोई दोबारा कंटेम्प्ट कोई दरख्वास्त होती है तो वो देगा कि जी इन्होंने आपका आर्डर नहीं माना। तो ये क्या है कि आप, अगर आपको पता है उन पे कितने मुकदमे हैं, अगर कोई और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर ले तो उसका क्या होगा? फिर उसके बाद वो निकलेंगे तो परवेज़ इलाही साहब एक मुकदमे से निकलते थे, दूसरे में आगे उनको गिरफ़्तार किया जाता था, फिर उनको दूसरी ज़मानत मिलती, तीसरे में 36-40 दफ़ा तो उनको गिरफ़्तार किया गया, बाहर निकलते थे। फिर उसके बाद स्टेट के पास कौन सी ऐसी बात होती है? ये एक अलग बहस है, कौन सा मुकदमा है, सियासी है गैर सियासी है। लेकिन जज का ये कहना कि अगर आपने इनको गिरफ़्तार किया तो मैं आपको पुलिस को हथकड़ियाँ लगवा दूँगा। अगर जज का ये कहना कि ये तो हम ज़मानत दे रहे हैं, उसके बाद कब्र तक जो भी ये करता रहे इमरान खान, आपने इसको गिरफ़्तार, ये हमने पहली दफ़ा सुना है कि किसी एक मुकदमे में आपको ज़मानत मिल रही है। और आम तौर पे जज अपने आर्डर में भी लिखते हैं कि अगर ये किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इसको इस केस में रिहा कर दिया जाए ज़मानत पर, या बरी कर दिया जाए वगैरह। ये आप आर्डर पढ़ें ना अक्सर जजेस के, छोटे से लेकर बड़े तक, सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो ये लिख देते हैं अपने आर्डर में कि अगर किसी और में मतलूब। लेकिन ये जजेस ने अब पहली दफ़ा ये कहना शुरू कर दिया कि इसको किसी और मुकदमे में कभी भी गिरफ़्तार नहीं करना। जस्टिस तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी, जो आजकल एडहॉक जज भी हैं, उन्होंने सीनियर, बहुत ही सीनियर जज थे वो, और उन्होंने उस वक़्त कहा था सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये अजीब सी रविश है कि ये क्या है कि बाहर जाके कोई कत्ल भी कर दे तो उसको फिर भी गिरफ़्तार नहीं करना। ये बड़ी अजीबोगरीब, ये मूड बता रहा है रियासत का। सुहेल वड़ाइच साहब ने, ये ज़रूर सुनिएगा, सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कॉलम लिखा है आज, और उनका कॉलम का उन्वान है बहुत देर की मेहरबान आते आते, यही जो मज़ाकरात वग़ैरह ये वाले। ये इस कॉलम में इमरान ख़ान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, पूरे यूथियों के लिए बहुत ही वाज़े आसान तरीन अल्फाज में पैगाम है कि रियासत का मूड क्या है। इसमें पैगाम है कि गेम इज़ ओवर, इसमें पैगाम है कि बिल्कुल खेल ख़त्म हो चुका है, इसमें पैगाम है कि आपकी बारी अब नहीं आनी, इसमें पैगाम है कि आपकी बारी ख़त्म हो चुकी है और आपने इस अपने पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। ये आप ज़रा चेक कर लें। वो कॉलम के बीच में लिखते हैं, अगर तल्ख नवाई न समझी जाए तो अर्ज़ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट दबाव में थी। उसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ था और मसालियत ना होने की सूरत में अंदेशा था कि इसका तश्कील करदा सेटअप चल नहीं पाएगा। वो उस वक्त खान को रिहा करके नज़रबंदी पर तैयार थे कि चलें उसको रिहा करें और बनीगाला में या ज़मान पार्क में नज़रबंदी कर दें। धांधली कमीशन बनाने पर भी तैयार थे। अब ज़ाहिर सुहेल वड़ाइच साहब बहुत ही कोहना मश्क सिक्का बंद सहाफ़ी हैं, उसमें आपके उनके किसी भी चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी सहाफ़त, वो एक बहुत ही एक बड़े सहाफ़ी हैं, तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसा हुआ उन्हें, तो वो ज़ाहिर मालूमात की बुनियाद पे लिख रहे होंगे ना। धांधली कमीशन बनाने पर भी उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट तैयार थी। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। मुक़्तदरा को अब तहरीक इंसाफ से कोई खौफ नहीं रहा, उसे तो अब ये अंदेशा भी नहीं रहा कि ये सेटअप अब चल नहीं पाएगा। फरवरी 2024 में मुक़्तदरा के अंदर पीटीआई के दरपर्दा हामी मौजूद थे। अब पूरी मुक़्तदरा यकसू होकर इमरान मुखालिफ बयानिए को रियासत का बयानिया समझती है। मुक़्तदरा के ताकतवर तरीन लोगों का ईमान की हद तक यकीन है कि मेहरबान किसी इशारे पर रियासती फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसके एजेंडे पर काम कर रहा है। यानी इस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि इमरान ख़ान किसी के दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है और वो फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये उनको ईमान की हद तक यकीन है, सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं।
चुनाचे वो इसे रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने पै दर पै तहरीकें, जलसे और मार्च करके अपनी मकबूलियत को खुद बेअसर कर दिया। स्ट्रीट पावर और चीज़ है, वोट पावर और चीज़ है। तहरीक इंसाफ की वोट पावर एक हकीकत है, मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर का ना होना भी एक तल्ख हकीकत है। पूरे पंजाब से लॉन्ग मार्च के लिए एक बंदे बशर का भी ना निकलना ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ की अपने वोटर्स पर गिरफ्त बहुत कमज़ोर हो रही है। फरवरी के बाद के हालात में अदलिया तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले दे रही थी। मुक़्तदरा उस वक्त अदलिया के फ़ैसलों से परेशान थी और सुलह सफ़ाई को इन मामलात के हल का वाहिद रास्ता तसव्वुर किया जा रहा था, मगर अब जबकि मुक़्तदरा यकजान हो चुकी है, हुकूमत मुखालिफ अदलिया बेजान हो चुकी है, मकबूलियत की जान निकल चुकी है, सोशल मीडिया की गालियां बेरूह और बेअसर हो चुकी हैं, मालियाती मुश्किलात ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। अब डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं रहा, स्टॉक मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है, शरह सूद कम हो रही है, महंगाई में भी मजमूई तौर पर कमी आई है। ज़ाहिर है इन अलामात व वाक़ियात से मुक़्तदरा और हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। PTI इस वक्त कमज़ोर तरीन पोजीशन पर है। बग़ैर किसी शर्त के मुज़ाकरात पर आमादा होना भी यही ज़ाहिर करता है कि PTI सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि जेल से बाहर की क़यादत को यकीन है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। फ़िलहाल मुज़ाकरात की अदम संजीदगी का अंदाज़ा इससे भी होता है कि PTI ने सिविल नाफरमानी की काल दे रखी है और दूसरी तरफ हुकूमत ने किसी एक कैदी तक को रिहा नहीं किया। अगर मुज़ाकरात संजीदा होते तो तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की काल वापस लेती और हुकूमत एतमाद साजी के लिए कुछ न कुछ कैदी रिहा करती। इसलिए फ़िलहाल मुज़ाकरात की बात नॉन स्टार्टर है। तहरीक इंसाफ के मुखालफों को अब पता चल चुका है कि ये पंजाब से बंदे निकालने की पोजीशन में नहीं। तहरीक इंसाफ जितना भी ज़ोर लगा ले, इसके अपने लोग भी बिजली, पानी या गैस के बिल देना बंद नहीं करेंगे। अभी रियासत ना तो इस कदर कमज़ोर हुई है कि सिविल नाफरमानी आसान हो गई है, और ना तहरीक इंसाफ इस कदर मजबूत है कि लोग पार्टी वफादारी की बुनियाद पर रियासत से बराह रास्त मुतसादिम हो जाएं। ये सुहेल वड़ाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त लिखा, यूथियों को पैगाम दिया कि मेरे यूथियों, किसी भूल में न रहना, ना अली अमीन पे रहना, न बुशरा पिंकी पे रहना, न कैदी नंबर 800 चोर पे रहना। ये आपको आगे करके हमेशा ही भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ये आपको आगे करके अपनी ही गाड़ी से गार्डों को कहते हैं आप पे फायरिंग करो, और ये आपको मरवाने के, ज़ख्मी कराने के और गिरफ़्तार कराने के चक्कर में होते हैं। यूथियों का वैसे अपर चंबर फारिग है, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने कोशिश की, ये हो सकता है कि यूथियों का कोई न कोई अगर किसी भी तरीके से उनकी कोई दिमाग की रग जाग जाए और वो इनको कहें कि आप हर दफ़ा हमें ही मरवाते हो, और इस तरीके से आपके दरवाज़े बंद हो चुके हैं। और अब रही सही कसर जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो पूरी कर रहे हैं। जो यूट्यूबर हैं यहाँ पर FA मैट्रिक फेल वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डॉलर कमाने हैं, उन्होंने व्यूज़ लेने हैं। और यहाँ पर जो मीडिया पर मालशिया पालशिया एंकर बैठे हैं वो पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अपने व्यूज़, अपनी रेटिंग करनी है। इस रेटिंग के चक्कर में और इस डॉलर के कमाई के चक्कर में बहुत कुछ तबाही हुई है। यूथियों की तबाही हुई है, उस कैदी नंबर 800 चोर की भी तबाही हुई है, उसकी सियासत की भी तबाही हुई है। अब 190 मिलियन पाउंड का भी वो केस बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त फ़ैसला आएगा, और वो बड़ा ओपन एंड शट केस है। इसी तरीके से तोशाखाना 2 में भी उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।